Today we will read another part of chapter 2, immigrants of kingdom। तो नए राज्यों के जो है उदय हुआ, कैसे संगठन कैसे बना, तो उसी में हम उसी कड़ी में आगे की कड़ी पढ़ेंगे। और अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम टर्किश इन्वेंशन, यानी कि तुर्क कोई आक्रमणकारी जो थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आफ्टर द फॉल ऑफ द गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के पतन हो जाने के बाद में जो यहाँ पर क्या हुआ, छोटे छोटे जो स्वतंत्र जो राज्य बन गए, जैसे गढ़वाल, इन कन्नौज, कन्नौज के गढ़वाल हो गए, परमार मालवा में हो गए, चालुक्य गुजरात में हो गए, चौहान हो गए अजमेर में, और तोमर हो गए दिल्ली में, चंदेल्स हो गए बुंदेलखंड में। और इनमें आपस में संघर्ष चल रहा है, ये एक दूसरों से जो है क्या नाम से अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ाई कर रहे थे। तभी क्या हुआ, तो टर्किश जो आक्रमणकारी थे वो भारत की जो राजधानी थी दिल्ली और पंजाब, जो मतलब बड़े बड़े जो क्षेत्र थे दिल्ली और पंजाब, उन पर वो क्या करना चाहते थे, आक्रमण करके उनको अपने अंडर कंट्रोल यानी कि हथियाना चाहते थे। तो इसी कड़ी में हम एक व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है महमूद गजनी। अब महमूद गजनी के बारे में हम पढ़ेंगे। वन मोस्ट प्रोमिनेंट टर्किश रूलर, ये एक बहुत ही जो है आक्रमणकारी, महत्वपूर्ण आक्रमणकारी था, टर्किश रूलर था, शासक था, जिसने भारतीय महाद्वीप पर जो है आक्रमण किया, और इसका नाम था महमूद गजनी। ही माउंटेड 17 प्लंडरिंग एक्सपेडिशंस बिटवीन 1000 टू 1027 सी, यानी कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, 1000 से लेकर के 1027 तक। कहाँ पर? उत्तरी भारत में। एनेक्सिंग पंजाब, इसने पंजाब को अंडर कंट्रोल किया, अधीन किया। मोहम्मद गजनी केम टू इंडिया विद द टू ऑब्जेक्टिव लूटिंग वेल, मतलब दो लक्ष्य लेकर के आया था जिनके कारण उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। और उसमें सबसे बड़ा मेन जो लक्ष्य था वो था कौन सा, महमूद गजनी केम टू इंडिया, भारत आया तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कुछ लक्ष्य से आया था, और उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था यहाँ की धन संपत्ति को लूटना। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द रेड्स वर कंसंट्रेटेड अराउंड द इम्पोर्टेंट टेम्पल, और उसकी जो जितने भी आक्रमण थे वो जो है आधारित थे या बेस थे, या जिस पर उसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया वो यहाँ के मंदिर, क्योंकि मंदिरों में उस समय जो है काफ़ी सारा धन इकट्ठा होता था, या काफ़ी सोने वगैरह से जो जड़ित वहाँ पे जो है रत्न वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो जैसे उसने थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ, इन सभी जगहों पर, इन सभी मंदिरों पर उसने आक्रमण किया। ही यूज वेल टू क्रिएट स्प्लेंडेड सिटी एट द गजनी, यानी कि वो इस सारे धन को, गजनी को विकसित करने में लगाता था। 1025 में जब उसने आक्रमण किया लूटने के लिए, एंड डेमोलिश द मोस्ट सेलिब्रेट हिंदू टेम्पल, उसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल को क्या कर दिया, धराशायी कर दिया, लूट लिया। जैसे सोमनाथ जो नियर के गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र के पास में स्थित है। ठीक है, अब देखिए आगे में हम फिर आते हैं मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, ये भी टर्किश इन्वेडर था। तो मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया विद द एम ऑफ कॉन्करिंग नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, मोहम्मद गजनी का लक्ष्य था भारत को लूटना, मोहम्मद गोरी का लक्ष्य था यहाँ अपने राज्य स्थापित करना। तो मोहम्मद गोरी जो था उसका लक्ष्य था कि उत्तर भारतीय हिस्से को जीतना और वहाँ पर अपने राज्य को फैलाना, और अपने राज्य जो अफगानिस्तान है वहाँ तक उसकी सीमा को जोड़ना। मोहम्मद गजनी, अनलाइक द मोहम्मद गजनी, हिज इंटेंशन वॉज नॉट गेट गोल्ड बट टू स्टेब्लिश द एम्पायर, यानी कि मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य गजनी की तरह नहीं था, उसका उद्देश्य था कि वो यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना करे। ही फोर्ट अगेंस्ट द चहमान राजपूत, उन्होंने चहमान राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ा। रूलर पृथ्वीराज चौहान, जिसमें शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज थर्ड वॉज द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चहमान या चौहान वंश के। कहने का मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज थर्ड, ये चौहान वंश के सबसे महत्वपूर्ण और बहादुर राजाओं में से थे। हिज ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट्स ही हैव बीन डिस्क्राइब द पृथ्वीराज रासो, यानी कि उसके जो
अचीवमेंट्स थे, जो उसने क्षेत्र जीते थे, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो मिलता है आपको पृथ्वीराज रासो में। कहाँ मिलेगा? पृथ्वीराज रासो में। और वो जो है लिखा गया था, उनके जो कवि थे या उसके जो मित्र थे, उनके दरबारी कवि थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में या उसकी जो विजयों के बारे में, उसकी जीतों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। पृथ्वीराज इनहेंस द पावर ऑफ चहमान बाय ब्रिंगिंग महोबा बुंदेलखंड गुजरात अंडर कंट्रोल, यानी कि उसने जो अपने सैन्य अभियानों से जो अपनी सीमा का विस्तार किया, और वो कहाँ तक? महोबा, बुंदेलखंड और गुजरात को अपने नियंत्रण में करके। तो ये इसकी बहादुरी के किस्से हैं। ही वैलेंटली रेजिस्टेड अटैक द मोहम्मद गोरी इन 2 बैटल्स, यानी कि उसने क्या करा? यानी कि उसके आक्रमणों को रोकने के लिए मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध लड़े तराइन के। अब एक लड़ा था 1191 में, एक लड़ा था 1192 में, ठीक है। तो ही बिलीव टू हैव बीन डिफीटेड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इसका मतलब उसको ऐसा विश्वास था कि वो क्या कर लेगा कि जो है सेकंड युद्ध में उसको हरा देगा। किसको? उसने क्या करा? 1191 में जब तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ या फर्स्ट जो है बैटल हुई, तो उसमें उसने क्या करा था कि मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। फिर मोहम्मद गोरी को हरा करके उसने जीवन दान दे दिया, ठीक है। फिर मोहम्मद गोरी ने अपने आप को यूनिफाई किया, यूनियन जो उसकी दोबारा से उन्होंने जो है अपने आप को खड़ा किया, और फिर 1192 में जो है चौहानों पर आक्रमण किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपको ब्लू बॉक्स में दे रखा है, उसमें हम अल बरूनी के बारे में दे रखा है। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक दार्शनिक था, एक वैज्ञानिक था। अल-बरूनी was a philosopher scientist who किताब अल हिंद was a first and most important discussion of Indian science, यानी कि इसने जो है किताब उल हिंद जो है लिखी थी, और इसके जो है क्या नाम से, इसमें भारत के साइंस के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया गया है। इसमें रिलीजियन, सोसाइटी, फॉरेन स्कॉलर, यानी कि इसमें भारत के धर्म, भारत के विज्ञान और यहाँ के समाज के बारे में जो है एक विदेशी विद्वान के रूप द्वारा लिखा गया है। ही अकम्पेन्ड द महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया ड्यूरिंग द वेरियस रेड, यानी कि वो क्या है, महमूद गजनी के साथ भारत आया था और उसने कई आक्रमणों को यहाँ पर देखा है। हिज बुक इज अ सर्वे ऑफ इंडिया लाइफ बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑब्जर्वेशन इन इंडिया बिटवीन द ईयर 1117 एंड द 1030 CE। मतलब उसने जो अब हिज बुक इज अ सर्वे, यानी कि जो उसने किताब लिखी, तो उससे पहले उसने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और उसी के आधार पर उस किताब की रचना की। और ये किताब जो थी 1017 से और 1030 CE के बीच का कालखंड जो है, पूरा जो घटना चक्र है वो लिखा हुआ है। ही लर्न, उसने यहाँ पर आकर के संस्कृत सीखी। विच हेल्प हिम, जिसने उसकी मदद की, अंडरस्टैंड, समझने में, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट्स, भारतीय दार्शनिक विचारों को, धर्म को। ही फ्रिक्वेंट कोट फ्रॉम द भगवत गीता, विष्णु पुराण, कपिल क्या है, संख्या फिलोसफी एंड द वर्क ऑफ पतंजलि, यानी कि उसने क्या करा, ही फ्रिक्वेंटली कोटेड, यानी कि वो जो है बहुत सारी चीजें गीताओं से, विष्णु पुराण से, कपिल के संख्या से यानी दर्शन से, जो है वो उसने जो है पतंजलि से काफी सारा जो है इस पे आधारित काम किया। तो आप समझते हैं, डू यू थिंक द अल-बरूनी अकाउंट एंड कैन बी कंसिडर्ड द मोर रिलायबल सोर्स ऑफ स्टडी हिस्ट्री अर्ली मिडाइवल पीरियड। मतलब क्या आप समझते हैं जो अल-बरूनी के द्वारा जो लिखा गया है, क्या उससे मध्यकालीन यानी कि पूर्व मध्यकाल की जो है बारे में अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे चोल्स की। द चोल डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर जो वंश था वो था चोल।
इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, तंजौर वॉज इट्स कैपिटल सिटी। देखो इनका जो शासन था वो पूरे तमिलनाडु पर, फिर कर्नाटका के हिस्से पर, और यहाँ तक उनकी जो राजधानी थी वो तंजौर थी। द चोल्स डिसअपियर्ड ओनली रीसरफेस इन 1850 व्हेन विजयला कैप्चर द तंजौर, यानी कि जो चोल्स थे वो डिसअपियर्ड हो गए थे केवल जो 1850 में जब विजयला ने तंजौर को जीता और मेड इट हिज कैपिटल, और उसने अपनी राजधानी बनाया। ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट द चोल्स इंटर दियर मोस्ट ग्लोरियस फेज, यानी कि राजा प्रथम और राजेंद्र फर्स्ट के समय चोलों का जो है वंश है या शासन है वो बहुत ही शानदार रहा। दे एक्सपेंडेड द किंगडम, उन्होंने अपने राज्य को फैलाया कहां तक, साउथ इंडिया से दक्षिण भारत से श्रीलंका तक, जावा तक और सुमात्रा तक। ठीक है, बाय हिज एबिलिटी पावर्स एंड मिलिट्री स्किल राजा फर्स्ट डिफीटेड द चेहर्स सीज द मदुरई, मतलब उसने क्या करा, अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अपने सैन्य कौशल के आधार पर उसने जो है चेहरास को हराया और मदुरई को सीज कर दिया। ही इन्वेड द श्रीलंका, उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया एंड एनेक्स द नॉर्थन पार्ट ऑफ विच, मतलब उसके उत्तरी भाग पर अपना अधिकार कर लिया, और फिर उसके बाद में उसे चोलों का जो है एक जो है क्षेत्र बनाया और उसका नाम था फिर उसके बाद में उसका नाम रखा मोहम्मदी चोल मंडलम, चोला मंडलम उसका नाम रखा। राजा फर्स्ट देन ओवरन द, अब इसमें आगे चलते हैं, ओवरन द ईस्टर्न चालुक्य हु इवेंचुअली एक्सेप्टेड हिज ऑथोरिटी, मतलब जो पूर्वी जो चालुक्य थे उन्होंने जो है उसकी जो है सत्ता को स्वीकार कर लिया था। आई कंस्ट्रक्टेड, राजा फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल, उसने शिव का एक बहुत सुंदर जो मंदिर का निर्माण कराया, कहाँ पे, तंजावुर में, और उसको राजेश्वरा टेम्पल के नाम से जाना जाता है, राजेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और राजा फर्स्ट का जो एक्सप्लॉइट्स इज एनग्रेव्ड ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, मतलब उसके पूरे जो घटना या उसकी जो बहादुरी के किस्से हैं उस दीवार पर बने हुए। हिज सन, उसका जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, बाय द मिलिट्री वॉलर्स, मतलब एक महान योद्धा था, एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट थे उसमें, यानी प्रशासनिक जो है कौशल थे, वो जो रेज द चोल एम्पायर, उसने क्या करा, चोल साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, कहाँ तक, ही एनेक्स द होल श्रीलंका, उसने पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। और री एजेटेड द चोल सुपरमेसी ओवर द केरला, उसने केरला पर पांड्या जो द पांड्यान कंट्री जो थी उन पर जो है अपना अधिकार कर लिया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। हिज आर्मी मार्च द थ्रू पेंथली अप द रिवर ऑफ अप टू रिवर ऑफ गंगा एंड डोमिनेंस ऑफ द पाल किंग, मतलब उसने क्या करा, जो उसकी सेना जो है वो गंगा नदी जो मैदान थे वहाँ के क्षेत्र थे, पाल राजा था महीपाल, उसको भी उन्होंने क्या करा, वहाँ तक जो है पाल किंग तक जो है पालों के राज्य तक आक्रमण किया, है ना, और उसने क्या करा, उसको हराया। और फिर उसके बाद में ही अडोप्ट, उसने एक उपाधि धारण की, एक टाइटल लिया जिसका नाम था गंगई कोंडा की उपाधि धारण की, और उसने एक नई कैपिटल बनाया जिसका नाम था गंगई कोंडा चोलपुरम, उसने एक राजधानी बनाई गंगई कोंडा चोलपुरम, जो मॉडर्न गंगा कुंडापुरम जो है वो कहाँ पर है, तिरुचुपल्ली में डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान में। द चोल मोनार्च अचीवमेंट्स वर नॉट लिमिटेड लैंड ओनली, यानी कि जो चोल राजा थे, चोल शासक थे, उनका जो अचीवमेंट है, उनकी जो उपलब्धियां हैं केवल जो है भूमि तक ही सीमित नहीं थी। ही पोजेस पावरफुल नेवल फ्लीट गेन द सक्सेस अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल की घाटी तक अपने राज्य को फैलाया, वहां के कई क्षेत्रों में जो है विजय प्राप्त की। इट इज सेड दैट ऑल्सो सेंड द एक्सपेडिशन ऑफ जावा सुमत्रा
हाँ, सुमात्रा जावा तक उन्होंने अपना विस्तार किया। फिर उसके बाद में टू फर्दर कमर्शियल रिलेशन, उन्होंने व्यापारिक संबंध बनाए बिटवीन द मलाया वेनेजुएला साउथ इंडिया से, ठीक है। फिर बात करेंगे हम इसके राजा की और मिनिस्टर्स की। द किंग वॉज हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि उसके जो प्रशासनिक इकाई है, प्रशासन के व्यक्ति है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो राजा था वो एक सबसे बड़े राज्य का हेड हुआ करता था, और उसको ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो राजा होता था वो उस राज्य का हेड होता था, और उसको सलाह देने के लिए एक परिषद हुआ करती थी जिसका नाम था मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यानी कि मंत्री परिषद। फिर उसके बाद में उसमें हाई ऑफिसर हुआ करते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोल प्रूव दियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली रिकॉर्गनाइज्ड एंड द, मतलब द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलाज, यानी कि चोला की जो स्मृतियां हैं, चोलों की जो लेख थे, उसमें उनकी जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि वो एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्था थी। कैसे? अपार्ट फ्रॉम अ रूलर देयर वॉज अ मिनिस्ट्रियल काउंसिल एंड द ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्पार्ट, यानी कि जो शासक के अलावा जो मंत्री परिषद थी, या जो इसके अलावा जो उनका प्रशासनिक जो स्टाफ था, वो एक संगठित रूप में काम करता था, जिसका प्रमुख केंद्र बिंदु राजा हुआ करता था। द रूलर मेंटेन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राजा जो है अपनी मंत्री परिषद के साथ जो क्लोज कॉन्टेक्ट में होता था, संपर्क में होता था। विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड रॉयल टूर कंट्रीब्यूट टू एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो क्या था कि जो मंत्री थे और जो राजा था वो खुद जो है अपनी प्रजा में जो है जाकर के उनकी समस्याओं को देखता था, और उसी के आधार पर जो है अपनी शासन व्यवस्था चलाता था। इस कारण से उसकी जो शासन व्यवस्था है और ज्यादा प्रभावकारी हो गई थी, ठीक है। द ऑफिसर्स वर पेड बाय द लैंड असाइनमेंट, यानी कि जो ऑफिसर्स थे, जो उसके कर्मचारी थे, उनको वो क्या करता था, जमीन देता था, भूमि देता था जो है रहने के लिए और ये जो है शासन करने के लिए। दे वर ऑनर्ड एंड इनकरेज बाय द कॉन्फरिंग टाइटल्स, और उनको जो है और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उनको जो है क्या दी जाती थी, उपाधियाँ दी जाती थी, ठीक है ना। जो हायर ऑफिशियल होता था उसको जो है कायकी पेनूदरम जो है पेनून दरम की जो उपाधि दी जाती थी, और लोअर वन को जो है शुरुतरम की जो है उपाधि दी जाती थी। द चोल ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड, चोलों ने क्या बनाए, रोड बनाए, जिससे कि व्यापार करने में आसानी हो, कॉमर्स और उसके संचार के साधनों में आसानी हो, ठीक है। फिर बात करेंगे आगे हम रेवेन्यू की, यानी कि यहाँ पर जो इनका जो टैक्स जो लेने की जो सुविधा थी, लगान वसूली की जो सुविधा थी, वो किस प्रकार की थी। रेवेन्यू वॉज ड्राइव मेनली फ्रॉम लैंड कलेक्ट इन काइंड, मतलब जो है भूमि के प्रकार के आधार पर जो है वो जो है रेवेन्यू वसूलते थे, और काय में, कैश में, और बोथ बाय द विलेज असेंबली, यानी कि गांव की सभाओं के द्वारा। लैंड वॉज पोसेस्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, मतलब जो वहाँ पे जो जमीनें थी वो व्यक्तिगत भी थी और सामूहिक रूप से भी थी। द स्टेट्स शेयर द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड 1/3, यानी कि जो राज्य, यानी कि जो किसानों से जो लगान लिया जाता था उसका 1/3 भाग जो है राज्य से साझा किया जाता था या राज्य को दिया जाता था। प्रोड्यूस आफ्टर द इलोबरेट लैंड सर्वे, यानी पहले भूमि का सर्वे किया जाता था, फिर उससे कितना उत्पादन होगा उस उत्पादन का 1/3 जो है राज्य को दिया जाता था। द टाइम ऑफ द राजा फर्स्ट देयर वॉज अ पीरियोडिकली रिवीजन, और इसका जो है एक समय अंतराल पर राजा फर्स्ट के समय जो है एक निश्चित समय अंतराल पर यह सर्वे को करवाया जाता था, और उसके आधार पर ही जो है लगान वसूला जाता था।
क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि उसका वर्गीकरण करके भूमि का फिर उसके आधार पर ही लगान वसूला जाता था। जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता था उस हिसाब से, और जहाँ पे कम उत्पादन होता था वहाँ पे उस हिसाब से जो है रेवेन्यू वसूला जाता था। यानी कि यहाँ पे पैसे भी लिए, कैश में भी ले सकते थे, और कोई जो है जो चीज़ें होती है फसलें वगैरह होती है उसका भी हिस्सा ले सकते थे। अदर सोर्स ऑफ पब्लिक इनकम वर कस्टम एंड टोल टैक्स एंड द वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशंस, माइंस, फॉरेस्ट एंड साल्ट पेंस। मतलब जो लोगों का जो है दूसरा जो अदर जो पब्लिक इनकम के जो सोर्सेज थे उसमें जो कस्टम ड्यूटी, टोल लेना, चुंगी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर दूसरे प्रकार के जो कामों पे जो है टैक्स वसूलना, फिर या खदानों में या जंगलों में या फिर नमक के जो है खानों में इनमें काम करना, तो वो दूसरे सोर्स थे इनकम के। अब बात करते इरिगेशन यानी सिंचाई। एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी वाज इंश्योर्ड बाय द स्पेशल अटेंशन गिवन टू इरिगेशन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अच्छे उत्पादन के लिए एग्रीकल्चर के लिए, अच्छी एग्रीकल्चर के लिए राजा का जो है, जो राजा का प्रमुख ध्यान जो है या राज्य का प्रमुख ध्यान हुआ करता था सिंचाई के साधनों पर, और सरकार की ये ड्यूटी भी हुआ करती थी कि भाई जो है वो सिंचाई के उचित साधनों का प्रबंध कराए। विलेज असेंबली वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग टैंक, जो गांव की जो सभाएं हुआ करती थी उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी टैंक्स वगैरह को, या फिर उनका जो मेंटेन किया जाए, अच्छी कंडीशन में रखा जाए। फिर रिक्लेमिंग द फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, और जो जंगल वाले जो क्षेत्र हैं या जो व्यर्थ भूमि है उनको भी उनकी स्थिति में सुधार किया जाए। चोल स्पेंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग, उन्होंने जो है बिल्डिंग्स बनाने में काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च किया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए इसमें कैनल्स जैसे कि जो है नहरें वगैरह या फिर के टैंक्स, डैम, वेल, कुएं बनाने में इनमें काफ़ी पैसा खर्च किया। राजेंद्र फर्स्ट डग आर्टिफिशियल लेक, उन्होंने जो है कृत्रिम जो है झीलें बनाई नियर द न्यू कैपिटल, उसके अपनी जो नई राजधानी थी जिसका नाम था गंगईकोंडा चोलपुरम, वहां पर उसने एक कृत्रिम झील का निर्माण किया था। ठीक है ना। एक तो होती है प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील जो नदी के जो द्वारा बनाई जाती है, और एक होती है अप्राकृतिक झील जिसमें कि जो है जिसको खुदाई करके या ऐसे करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं सेना की, चोलों की सेना की बात करते हैं। द आर्मी कंसिस्ट टू ऑफ एलिफेंट, कैवलरी एंड इन्फेंट्री, मतलब इसमें तीनों जो है सेना के तीनों भाग थे। एक तो हाथी, हाथी के ऊपर बैठ करके जो सैनिक हुआ करते थे वो, क्लेवरी पैदल चलने वाले, सॉरी क्लेवरी जो है घुड़सवार सैनिक, इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाले थे वो। तो अटेंशन वाज गिवन द ट्रेनिंग डिसिप्लिन ऑफ द कैंटोनमेंट, मतलब उनके जो प्रशिक्षण शिविरों में उनको जो है अनुशासन की और जो है युद्ध की जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। इट वॉज अ कंपोज चीफली, जिसको काकी कोलास बोला जाता था, मतलब जो मतलब मुखिया जो हुआ करता था, सैनिकों का प्रमुख हुआ करता था, उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आता है सेंगुनदार। सेंगुनदार का मतलब होता है जो कमांडर जो है, द कमांडर एंजॉय द रैंक ऑफ द, मतलब स्पीयर वेल्डर्स होते थे ये। फिर उसके बाद में कमांडर एंजॉय द रैंक नायक, जो कमांडरों की जो है एक रैंक हुआ करती थी जिसमें नायक, सेनापति और एक हुआ करता था महादंडा नायक, महादंड नायक। तो ये रैंक हुआ करती थी इनकी। द चोल अंडर द राज राजा कंट्रोल द कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, यानी कि राज राजा के अंदर जो है चोलों ने कोरोमंडल पर, मालाबार तट पर और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की घाटी तक जो है अधिकार किया। फिर आता है इनकी प्रशासन व्यवस्था। द चोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू द मंडलम एंड प्रोविनेंस, सॉरी, यानी कि जो क्षेत्रीय इकाई है, प्रशासनिक इकाई है, वो दो भागों में बटी हुई थी। एक तो मंडल था और दूसरा मंडलम और दूसरा था प्रोविनेंस। अब देखिए राज्य या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो दीज वर यूजुअली गवर्न बाय द प्रिंस ऑफ द रॉयल फैमिली, यानी कि जो राजकुमार हुआ करते थे उनके द्वारा ही इनकी जो शासन व्यवस्था की देखरेख की जाती थी। द प्रोविनेंस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द वेलंडू, वालानाडु, यानी कि जो है जो छोटी इकाइयों में, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे ऐसे करते हैं राज्य, जैसे पहला देश,
देश से छोटी इकाई होती है राज्य, स्टेट, स्टेट से छोटी इकाई होती है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से छोटी इकाई होती है सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन जिसे हम बोलते हैं, और सब डिवीजन से छोटे जो होते हैं वो होते हैं ग्राम यानी गांव। तो ऐसे ही वहां पर वेलानाडु जो था, और डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिले थे, और फिर गांव थे जो नाडु थे, जिसको बोलते हैं समूह, गांव के समूह। तो इस तरीके से वहां पे क्षेत्रों का बंटवारा था। द विलेज वॉज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज का सबसे प्राथमिक जो क्षेत्र था वो गांव हुआ करता था, है ना। एंड द पॉलिटी, राजनीतिक और सामाजिक जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव हुआ करता था। दे वर नाउ द कुर्रम्स, और उनको कुराम्स के नाम से जाना जाता था। द विलेज असेंबली हेल्ड द सोसाइटी टुगेदर थ्रू द यूनिक फीचर्स ऑफ ऑटोनॉमी और सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब वहाँ के जो गांव में जो सभाएं थी या जो समाज के लोग ही मिलकर के जो है एक अद्भुत तरीके से जो है उसको चलाते थे। फ्रॉम द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन वी फाइंड द रेफरेंस ऑफ लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ असेंबली, मतलब उत्तर मेरू का जो जो उत्तर मेरू की जो इंस्क्रिप्शन है, लेख है, उसमें क्या है, उसमें बताया गया है कि कम से कम 3 प्रकार की सभाएं हुआ करती थी, और वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इतिहासी मतलब स्थानीय प्रशासन में, जिसका नाम था उर, सभा और महासभा। ये 3 प्रकार की जो है वहां पर और सभाएं होती थी, और एक और थी नगरम। इसमें देखिए उर वॉज असेंबली ऑफ द कॉमन विलेज, यानी कि सामान्य गांव में जो सभाएं हुआ करती थी उसको उर कहा जाता था। एंड वर द लैंड वॉज हेल्ड बाय ऑल क्लासेस पीपुल हु वर देयरफॉर एंटाइटल द मेंबरशिप इन द लोकल असेंबली, जो स्थानीय सदस्य जो हुआ करते थे उसी गांव में रहने वाले सभी लोगों को जो है उसका सदस्य माना जाता। फिर आता है सभा। सभा एक्सक्लूसिव ब्राह्मण असेंबली, सभा जो है ब्राह्मणों की जो सभा हुआ करती थी। इसमें जो है ब्रह्म अध्याय जो है गांव में जो द ब्रह्म अध्याय वो विलेज वर ऑल लैंड बिलोंगिंग टू द ब्राह्मण्स, यानी कि इसमें जो है जो ब्राह्मणों की जो जमीन थी उसके बारे में डिस्कशन किया जाता था। अब आती है नगरम। नगरम असेंबली जो थी वो व्यापारियों की थी, स्थानीय व्यापारियों की, ट्रेडर्स की थी, जो मर्चेंट्स वर डोमिनेंट पोजीशन। द सभा जनरली comprise द elite ऑफ लैंड द कम्युनिटी कमांडेड द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर असेंबली, यानी कि जो सभा थी वो सभी लोगों की हुआ करती थी, और इसमें जो है निर्देश दिए जाते थे कि सभी को एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की सभाओं का सम्मान करना है। अब आते हैं चोलों के मंदिर। अंडर द चोल टेम्पल बिकम अ सेंटर ऑफ लाइफ, यानी कि जो चोलों के जो मंदिर थे वो उनके जीवन का केंद्र बिंदु हुआ करते थे। दे वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो एमंग द हब ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर एक्टिविटीज, मतलब वो केवल पूजा के स्थल ही नहीं हुआ करते थे, उसमें जो है वो हब थे, यानी कि वहां पर कई सारी गतिविधियां हुआ करती थी, आर्थिक, राजनीतिक और जो है सांस्कृतिक। द विलेज असेंबली इनवेरिएबली वेरिएबली हेल्ड इट्स मीटिंग इन द टेम्पल, यानी कि जो गांव की जो सभाओं की जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो इन्हीं मंदिरों में हुआ करती थी। कहाँ पर? मंडप में या हॉल में। टेम्पल ऑल्सो ग्रू द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट स्पेशली, यानी कि एक के बिल्कुल मध्य में बनाया जाता था। और इसके बाद में देखिए क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज इमेज, कांसे से बनी मूर्तियाँ, विच वॉज मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव मेनी कल्चर एक्टिविटी लाइक अ म्यूजिक डांस, यहाँ पे कई सारी गतिविधियाँ होती थी जैसे कि संगीत जो है वो डांस जो है, इस तरीके की कई सारी गतिविधियाँ होती थी मंदिर में, जो मंदिर में कई प्रकार के कार्य किए जाते थे। द चोल रिकॉर्ड्स फ्रिक्वेंटली रेफर द देवदान गिव द गॉड्स गिफ्ट एंड लैंड, मतलब जो है देवदान के बारे में जो है यहाँ के कई साहित्यों में लिखा हुआ है, जिसमें जो कहा जाता है कि भाई ईश्वर को दिया गया उपहार। अब बात करते हैं स्कल्पचर्स और पेंटिंग की, मूर्तियों की और चित्रकला की। द मेटल एंड स्टोन इमेज को कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ
एक्जूसाइट मतलब यहाँ पर जो है धातु की पत्थर की दोनों की जो है मूर्तियां वगैरह इस काल में बनाई गई, इस समय में बनाई गई। मास्टरपीस ऑफ चोल स्कल्पचर इज अ फेमस नटराजा, यानी कि जो चोलों के समय जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वो ये वाली है, नटराज की, यानी कि शंकर भगवान का जो नृत्य करते हुए जो है ये मूर्ति का, इनको नटराज कहा गया है शिव को, और जो है शिव का नृत्य करते हुए जो है इस जो है ये मूर्ति बनी हुई है। और ये कहाँ पर है? चिदम्बरम मंदिर में है। और दिस नटराजा हैज बीन डिस्क्राइब द कल्चर ऑफ एपिटोम ऑफ द चोल पीरियड, मतलब चोलों की संस्कृति के बारे में ये बताने वाली मूर्ति है। द चोल ऑल्सो पैट्रोनेज ऑफ पेंटिंग, यानी कि जो चोल थे वो चित्रकला के भी संरक्षक थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चोल पेंटिंग आर दोज जिसमें पर्दा पर्दा शिनापत जो है वो, और राजेश्वर टेम्पल, कहाँ पर? राजेश्वर टेम्पल में। तो ये कुछ पेंटिंग्स के उदाहरण थे, ठीक है ना। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में इसके बचे हैं अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स, तो हम जो लाइव क्लास में उनको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कस करना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।